गुड मॉर्निंग बच्चों ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लास में आज इस सेशन का हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। हम इस सेशन में देखने की कोशिश करेंगे कि आर्द्रता क्या होती है और किस प्रकार वायुमंडल में आर्द्रता आती है और वो किस तरह वर्षण में परिवर्तित होती है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्थान पर जो मौसम है, जलवायु है, उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं। जलवाष्प भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जो समय और स्थान पर बदलता रहता है। इसकी न्यूनता और इसकी अधिकता दोनों ही स्थितियां जो हैं किसी भी स्थान पर जलवायु को प्रभावित करती हैं। हम जैसा जानते हैं कि जल जो है एक चक्रीय संसाधन है और सूर्य की ऊष्मा के अधीन ये चक्रीय रूप से स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में घूमता रहता है। इसीलिए हम जल को चक्रीय संसाधन कहते हैं और इसका अध्ययन जल चक्र के रूप में किया जाता है। जैसा हमने अपने वायुमंडल के अध्ययन के समय पढ़ा था कि हमारे वायुमंडल में गैस, जो ठोस पदार्थ है वो, और आर्द्रता, तीनों चीज़ें मिलकर हमारा वायुमंडल बनता है। हमारे वायुमंडल में यदि उसके कुल आयतन का 4% जो है वो जलवाष्प मिलता है। ये विषुवत रेखा पर अधिक मिलती है और ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाते हैं आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है। आर्द्रता उन स्थानों पे भी व्यापक रूप से कम मिलती है जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर आर्द्रता का कोई साधन नहीं है, स्रोत नहीं है। जल वायुमंडल में तापमान के वितरण और उसके उपयोग की अहम भूमिका निभाता है। आप देखें कि जल जो है वो हमारे वायुमंडल में तीनों रूपों में मिलता है, गैस, तरल और ठोस। जब जल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो उसमें या तो बहुत सारी ऊष्मा का कंजम्पशन होता है, या तो बहुत सारी ऊर्जा जो है उपभोग में आ जाती है, या बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है। जो एनर्जी वाटर के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के कन्वर्जन में या तो यूज में आई या रिलीज हुई, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट जो है सीधे सीधे तौर पे तापमान नहीं बढ़ाती है, बल्कि किसी भी पदार्थ के रूप परिवर्तन को प्रभावित करती है। जैसे जल को यदि हमें वाष्प बनाना हो तो उसमें बहुत सारी हीट देनी पड़ती है, तो जिससे वो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। जो ऊर्जा यहाँ खपत हुई, जिस ऊर्जा का यहाँ प्रयोग हुआ, उसे लेटेंट हीट कहते हैं। उसी तरह जब जलवाष्प ठंडे होकर बादलों के रूप में संघनित हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो बहुत सारी ऊर्जा निकली, इसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। ये लेटेंट हीट एनर्जी में रिलीज करती है, इस समय एनर्जी रिलीज हुई। तो इस तरह लेटेंट हीट जो है ऊर्जा का वो रूप है जिसमें जल जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो ये निकलती है या यूज में आती है, इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। दूसरी तरह की ऊर्जा जो हमारे वायुमंडल में मिलती है उसको हम सेंसेबल हीट कहते हैं, जिस ऊर्जा से तापमान में बढ़ोतरी नज़र आती है। जैसे हम किसी ग्लास में गर्म पानी डालें तो गर्म पानी की वजह से ग्लास भी गर्म हो जाता है, ये सेंसेबल हीट है। तो इन दोनों ही ऊर्जाओं की तुलना में यदि हम करें तो जो गुप्त ऊष्मा है वो किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु का एक बहुत ही प्रमुख तत्व है। आप देखेंगे कि आगे जब हम चक्रवातों का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये गुप्त ऊष्मा चक्रवातों के लिए गति का और जो ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होती है। संघनन की जो ऊर्जा होती है गुप्त ऊष्मा, जिसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं, ये चक्रवातों की उत्पन्न करने और उनको चलाने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है। इस तरह हम देखें कि वायुमंडल में जो ऊर्जा है उसके वितरण में हमारे जलवाष्प की बहुत भूमिका होती है। जलवाष्प ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और इस तरह वो एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करते हैं, जिसके कारण ऊर्जा जो है अधिक क्षेत्रों से, अधिक जहाँ पर ऊर्जा है वहाँ से कम क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। तो इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो वायुमंडल में जब जल के महत्व और उसके वितरण को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें जल चक्र पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। यदि आप देखें तो जल चक्र एक इस तरह की चक्रीय गति है जिसमें जल सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करके जल मंडल से वायुमंडल, वायुमंडल से स्थल मंडल और स्थल मंडल से फिर जल मंडल में पहुंच जाता है। तो इस तरह चक्रीय गति को जल चक्र कहते हैं।
जो हमारा जल चक्र होता है उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सबसे पहले जल का वाष्प के रूप में उड़ना, जिसको वाष्पीकरण कहते हैं। इसी तरह वाष्प का ठंडा होना और कंडेंस हो जाना, जिसको हम संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। और तीसरा रूप होता है जल का, जो बादल बन गए थे, कंडेंस हो गए थे, उसका जमीन पर बारिश के रूप में, ओलों के रूप में, बर्फ के रूप में गिरना, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण कहलाता है। तो इस तरह इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है बच्चों कि वाटर जो है एक साइक्लिक रिसोर्स है, साइकिल में घूमता है। इवेपोरेशन होता है, जलाशयों से पानी उड़ता है, जो हमारे और साधन है वहाँ से पानी उड़ता है। इसी तरह पेड़ पौधों से जो पानी उड़ता है उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। दोनों को मिला के हम इवेपो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जो जल वाष्प जो हवा में आते हैं, यही दो मुख्य साधन हैं। जल ऊपर जाके कंडेंस होता है, बादल बनते हैं, और वही बादल बाद में वर्षा के रूप में प्रेसिपिटेशन करते हैं, और यही बाद में नदियों से पानी जहाँ से शुरू हुआ वहीं पहुँच जाता है। तो इस तरह साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर है। तो जल चक्र की जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको हम इवेपोरेशन कहते हैं यानी वाष्पीकरण कहते हैं, इसमें द्रव जो है यानी पानी जो लिक्विड फॉर्म में है वो गैसियस फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये वही गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊर्जा है, जो पीछे हमने जिसकी बात की थी, जिसको लेटेंट हीट कहते हैं। अब हम जानते हैं कि वायु की भी आर्द्रता ग्रहण करने की एक अधिकतम क्षमता होती है। यह अधिकतम क्षमता तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे तापमान अधिक होता जाता है, वायु की नमी धारण करने की शक्ति बढ़ती जाती है। तो वायु की जो नमी धारण करने की शक्ति है वो तापमान का परिणाम है, और सूर्य की ऊर्जा ही इसको चलाता है। सूर्य की ऊर्जा के कारण इवेपोरेशन होता है। ये इवेपोरेशन तब तक होता रहता है जब तक सूर्य की ऊष्मा मिलती है और हवा नमी धारण करने की मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंच जाती। जब जलाशयों से पानी उड़ता है तो इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, और जैसे जलाशयों की भांति वनस्पति से जब पानी उड़ता है तो इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और आप देखेंगे इन दोनों को शब्दों को मिला के हम इवेपो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये इवेपो ट्रांसपीरेशन क्लाइमेट के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी ने थॉर्नवेट का नाम सुना होगा। थॉर्नवेट ने जो ये इवेपो ट्रांसपीरेशन है इसको यूज करते हुए क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी दिया है। आगे यदि देखें तो जब कोई हवा अपने नमी धारण करने की मैक्सिमम लिमिट रीच कर लेती है तो उसको सैचुरेटेड एयर कहते हैं। सैचुरेटेड एयर वो एयर होती है वो जितनी नमी धारण कर सकती है उतनी वो कर लेती है, मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती है। इस ऐसी हवा को हम सैचुरेटेड एयर या संतृप्त हवा कहते हैं। अब जिस तापमान पे हवा संतृप्त हो जाती है उसको ड्यू पॉइंट कहा जाता है। यानी ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे हवा मैक्सिमम जो नमी धारण कर सकती है वो कर लेती है। तो ड्यू पॉइंट क्या हुआ? ड्यू पॉइंट एक तापमान है जिस पे हवा अपनी नमी धारण करने की शक्ति को प्राप्त कर लेती है। जितनी वो कर सकती है उतनी वो कर लेती है। तो ड्यू पॉइंट जो है एक टेम्परेचर है। तो जैसा मैंने पीछे आपको बताया कि हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसी तरह जब किसी हवा में ज़्यादा तापमान होता है तो वो ज़्यादा नमी धारण कर सकती है। यदि किसी हवा में नमी कम है और तापमान गिर जाए तो भी वो मैक्सिमम नमी धारण कर लेती है, सैचुरेशन हो जाता है, क्योंकि तापमान कम होने पर हवा की नमी धारण करने की शक्ति भी कम हो जाती है। इसीलिए ड्यू पॉइंट क्लाइमेटोलॉजिकली स्टडी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलें। इवेपोरेशन के बाद जब हवा ऊपर की तरफ उठती है, आप जानते हैं नीचे से जब हवा ऊपर जाती है तो वो एक्सपैंड होती है, जिसके कारण वो ठंडी हो जाती है और धीरे धीरे जो जल वाष्प होता है वो विजिबल फॉर्म में आने लगता है। इस विजिबल फॉर्म में आने को हम संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ जल वाष्प जो है वो जल में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जल की हजारों बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये ड्रॉपलेट्स जो हैं बहुत माइन्यूट होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। इनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि ये वायुमंडल को पार करके नीचे गिर जाएं। इसीलिए कंडेंसेशन के समय जल वाष्प जो है जल के रूप में हवा में ही सस्पेंडेड रहता है। अब सैचुरेशन जो है,
हवा सैचुरेटेड हो गई और यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। जाहिर सी बात है, कंडेंसेशन तब शुरू होता है जब हवा मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी पे पहुँच जाती है। ये तापमान पे निर्भर करता है और वर्तमान स्तर पे निर्भर करता है कि नमी कितनी है। यदि तापमान अधिक होगा तो अधिक नमी धारण करने की शक्ति होगी। यदि हमें किसी पार्सल ऑफ एयर को सैचुरेटेड करना है, मान लीजिए उसका कोई भी टेम्परेचर है, यदि हम टेम्परेचर कम कर लें तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अपने आप तापमान कम होने के कारण भी 100% हो जाती है, क्योंकि कम तापमान पर कम नमी धारण करने की शक्ति है। उसी तरह यदि हम तापमान में परिवर्तन नहीं कर सकते और नमी को बढ़ा दें तो भी जो वायुमंडल में जो आर्द्रता है वो 100% हो जाती है। संघनन के लिए जो और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का होना है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी ठोस पदार्थ हैं। जिन ठोस पदार्थों में समुद्री नमक है, सल्फर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ज्वालामुखी की राख है, ये सभी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। ये उन टाइनी ड्रॉपलेट्स को जो संघनन के कारण हमारे वायुमंडल में बनी हैं, उनको बैठने की, उनको जमा होने की जगह देते हैं। संघनन के यदि हम रूपों की बात करें तो ओस, पाला, कोहरा और बादल इसके प्रमुख रूप होते हैं। तीसरी क्रिया है जिससे जो कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वर्षण के रूप में नीचे गिरती हैं। यहाँ फिर ड्यू पॉइंट आता है और ड्यू पॉइंट आपको मैंने जैसे पहले बताया कि मैक्सिमम वो टेम्परेचर होता है जिसपे एयर मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को रीच कर लेती है। वर्षण के लिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई वो कण होते हैं जिसके ऊपर हजारों लाखों ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होती हैं और वो साइज में ग्रो करती हैं और तब उनमें इतनी पावर आ पाती है कि वो इस एयर करंट को तोड़ पाएँ और ज़मीन पे गिर पाएँ। यदि हम वर्षण के रूप देखें तो इसमें वर्षा का होना, रेनफॉल, ओले यानी हेल स्टॉर्म, सहिम वर्षा यानी स्लीट, फुहार यानी ड्रिजल और स्नोफॉल यानी हिमपात को शामिल किया जाता है। अब यहाँ तक तो थी जो हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखी कि किस तरह चलता है। अब यदि हम वायुमंडल की बात करें तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो आर्द्रता है वो 0 से लेकर 4% तक हो सकती है और ये किसी भी स्थान पर मौसम और जलवायु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होती है, क्योंकि जल वायुमंडल में तीनों रूपों में मौजूद होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जैसे ही जल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, वायुमंडल में या तो ऊर्जा का संचार होता है या ऊर्जा प्रयोग में आती है। वायुमंडल में जो नमी है वो उसके विभिन्न रूप हो सकते हैं, ओस, पाला, बादल का बनना, कोहरा, वर्षा, हिमपात, ये सभी वायुमंडलीय आर्द्रता के ही रूप हैं। ईजी के कारण या तो हवा में आर्द्रता दिखती है या वर्षा के रूप में ये गिरते हैं। अब जलवाष्प जो है आते कहाँ से हैं? हमारे हम वायुमंडल की बात करें, हमारे वायुमंडल में जो जल वाष्प का स्रोत है वो महासागर हैं, वो नदियाँ हैं जिनसे इवेपोरेशन हो रहा है। और जैसा हमने पहले बात की कि यदि वनस्पति और दलदली भूमि से जो पेड़ पौधे हैं, यदि वहाँ से जो पानी उड़ रहा है, पौधों से जो पानी उड़ता है उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ये इस तरह दोनों को मिला के इवेपोट्रांसपीरेशन कहा जाता है, जो कि हमारे वायुमंडल की सारी आर्द्रता का एक प्रमुख स्रोत है। अब एक बहुत ही रोचक प्रश्न आता है कि आर्द्रता को हम नापते किस तरह हैं? तो आर्द्रता को हम नापते हैं 3 तरीकों से। एक को कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी निरपेक्ष आर्द्रता, एक को कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और एक को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आपके सामने 2 आर्द्रताएं लिखी हुई हैं। एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसको ग्राम प्रति घन मीटर में नापा जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता का अभिप्राय होता है कि वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प का वास्तविक भार कितना है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें विशिष्ट आर्द्रता की, जिसको ग्राम प्रति किलोग्राम में नापा जाता है, इसमें हम देखते हैं कि वायु के प्रति इकाई भार में कितनी जलवाष्प की मात्रा है। ऊपर हम आयतन की बात करते हैं, यहाँ नीचे हम वेट की बात करें, भार की बात करें। तो इस तरह निरपेक्ष आर्द्रता वॉल्यूम से कंसर्न होती है, जबकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वेट से कंसर्न करती है।
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, दोनों का ही तापमान के साथ सीधा संबंध होता है। ऊंचा तापमान तो ऊंची आर्द्रता दोनों होती है, यानी हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता का तापमान के साथ सीधा संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इन दोनों की तुलना में एक और तरह की आर्द्रता जो हम नापते हैं उसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी सापेक्ष आर्द्रता। ये वास्तव में एक खास तरह का अनुपात होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी तापमान पर हवा में वर्तमान में उपस्थित जलवाष्प और उसी तापमान पर हवा में जलवाष्प धारण करने की अधिकतम शक्ति का अनुपात ये है, और इसको परसेंटेज में दिखाया जाता है। ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इसका तापमान के साथ विपरीत संबंध होता है। देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, देयरफॉर हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड वाइस वर्सा। जहां उन दोनों जो हमने पीछे देखी एब्सोल्यूट एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, उनकी तुलना में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे क्लाइमेटोलॉजिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बार बार आंकड़े देखते हैं तो हमको एक परसेंटेज दिखाई जाती है कि आज आर्द्रता 70% है। जो 70% जो नंबर है बच्चों, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है, और ये मौसम के पूर्वानुमान, वर्षा की अनुमान लगाने में बहुत ही सहायक होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। तो संघनन के वायुमंडल में यदि हम रूप देखें तो सबसे पहले आता है ड्यू। आप सभी ने सर्दियों में पार्क में देखा होगा कि पत्तों के ऊपर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। ये कंडेंसेशन का पहला फॉर्म है जिसको ड्यू कहते हैं। जलवाष्प की संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जलवाष्प जो उड़े थे हवा में वो धीरे धीरे विजिबल फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं जब आकाश साफ होता है, बादल रहित होता है, जिसके कारण दिन जब छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, तो जो सौर विकिरण है जब धरती को थोड़े समय मिलता है और वो पार्थिव विकिरण के रूप में जल्दी ही उड़ जाता है, जिसके कारण हमारे निचले वायुमंडल में जो तापमान है वो गिर जाता है। अब हमारे निचले वायुमंडल में जो संघनन की क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है और पत्तों पर, पेड़ों पर, पत्तों पर जो ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं उनको हम ड्यू कहते हैं। ये मूल रूप से तब होता है जब हवा शांत होती है, साफ आकाश होता है, बादल रहित होते हैं और दिन के कंपैरिजन में रातें बड़े होती हैं, ताकि जो पार्थिव विकिरण है वो जल्दी खत्म हो जाए और सेटल होने का टाइम मिल पाए। ड्यू से आगे चलते हैं। बिल्कुल ड्यू की तरह ही बस एकमात्र चीज जो अंतर आती है वो पाले में वो आती है कि जब तापमान बिलो फ्रीजिंग हो जाए, निचले लेयर का, हमारे ज़मीन के पास जो लगी हुई वायुमंडल की परत है, जब तापमान इसका हिमांक से नीचे चला जाए, यानी जो 0 डिग्री से नीचे चला जाए, तो आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री से नीचे बर्फ जम जाती है। तो इस वायुमंडल में जो पाला है वो पड़ता है। पाला वास्तव में जमी हुई ओस की बूंदें होती हैं। जब ओस गिरती है पत्तों पर तो वो कम तापमान होने के कारण, तापमान के हिमांक से नीचे होने के कारण जम जाती है। ये परिस्थिति फसल के लिए बहुत नुकसानदायक होती है और जिसके कारण पौधों को और ख़ासतौर से फसलों को व्यापक नुकसान होता है। यदि हम आगे चलें, कंडेंसेशन का एक और फॉर्म है फॉग, यानी जिसको कोहरा कहते हैं। वास्तव में एक प्रकार के बादल होते हैं जो ज़मीन के पास बनते हैं और ज़मीन के तापमान के कम होने के कारण ये कंडेंस हो जाते हैं और लोअर एटमॉस्फेयर की विजिबिलिटी को प्रभावित करते हैं। जो फॉग है वो मूल रूप से उन समय बनता है जब दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, जिसके कारण जो फॉग बनता है, जिसको रेडिएटिव फॉग कहते हैं। जब हमारे वायुमंडल की जो गर्मी है, हमारी धरती की जो गर्मी है, जिसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, वो जल्दी नष्ट हो जाती है, जिससे लोअर एटमॉस्फेयर में विजिबली फॉग बनता है। दूसरा फॉग बनता है जो मिड लेटीट्यूड्स के आसपास बनता है, जब गर्म और ठंडी जो वायु राशियाँ हैं वो मिलती हैं, फ्रंट्स का निर्माण करती हैं, जिसके कारण फॉग बनता है, उसको फ्रंटल फॉग कहते हैं। उसी तरह कई बार जो हवा है उसके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण एडवेक्शनल फॉग बनता है। ये एडवेक्टिव फॉग कहलाता है, जो लोअर एटमॉस्फेयर में मूल रूप से उन स्थानों पे देखा जाता है जहाँ पे
ठंडी हवा गर्म स्थानों पर बहती है, जिसके कारण हवा में कंडेंसेशन हो जाता है और फॉग दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक और फॉर्म होता है जिसको मिस्ट कहते हैं, इसी तरह हेज कहते हैं। ये दोनों ही विजिबिलिटी को प्रभावित करने वाले तीनों के तीनों फॉर्म, फॉग, मिस्ट एंड हेज, इनमें प्रोग्रेसिवली जो विजिबिलिटी है कम हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो फॉग होता है उसमें विजिबिलिटी लेस देन 1 किलोमीटर रह जाती है, मिस्ट में 1 से 2 किलोमीटर होती है, लेकिन क्लियर नहीं होता। इसी तरह हेजी होता है, उसमें भी क्लियर नहीं मिलता है विजन। धुआं, धूल, जो कण होते हैं जिनके आजू बाजू जो आर्द्रता है वो इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में विजिबिलिटी प्रभावित होती है। कंडेंसेशन का एक और फॉर्म है जिनको हम बादल कहते हैं। बादल मूल रूप से थोड़े ऊंचाई पर कंडेंस होते हैं और ये जलवाष्प जो है वो बादलों के रूप में विजिबली दिखाई देने लगता है। बादल जो हैं, जैसा मैंने कहा कि कोहरा और बादल दोनों एक ही फॉर्म के हैं, लेकिन दोनों की लोकेशन अलग है। बादल जनरली तब बनते हैं जब वर्टिकल मूवमेंट होती है, यानी कन्वेक्टिव करंट्स चलती हैं ऊपर उठते हुए बादल। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब हवा वर्टिकली ऊपर मूव करती है, कन्वेक्टिव करंट्स उत्पन्न होती हैं तो वर्षा होती है। जब हवा डिसेंड करती है तो वर्षा नहीं होती है। आगे देखिए, जब हम बादलों को यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन है, यानी क्लाउड टाइप्स की जो बात की, लूक हावर्ड एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1803 में जस्ट देखते हुए मियर विजन से ही विदाउट एनी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स क्लासिफाई किए जो बादल मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के बादल तो ऊंचाई के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और चौथी प्रकार का जो बादल होता है वो वर्टिकल एक्सटेंशन वाला होता है। आगे हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हाई क्लाउड्स होते हैं जिनको सीरस क्लाउड्स कहते हैं। ये 5 से 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे मिलते हैं। दूसरे प्रकार के बादल मध्यम बादल होते हैं जिनको क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं, जो 2 से 7 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे मिलते हैं। और सबसे नीचे जो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं जिनको निम्न बादल कहते हैं, जो जिनकी ऊंचाई 2 किलोमीटर से कम मिलती है। तो इस तरह आपके सामने देखिए कि उच्च बादल जो है सीरस क्लाउड, मध्यम बादल जो है क्यूमुलस क्लाउड, निम्न बादल जो है स्ट्रेटस क्लाउड और वर्टिकल एक्सटेंशन वाले क्लाउड्स, 4 तरह के क्लाउड्स होते हैं। कुल मिला के हमारे पास ये 10 जेनरिक टाइप के क्लाउड्स हैं जो आप नॉर्मली देखते हैं। सीरस स्ट्रेटस, सीरस क्लाउड्स एंड सीरस क्यूमुलस, ये तो सीरस क्लाउड्स हैं। वहीं ऑल्टो स्ट्रेटस एंड ऑल्टो क्यूमुलस मीडियम क्लाउड्स हैं। वहीं लो क्लाउड्स की बात करें तो निम्बो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस क्लाउड एंड स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड जो हैं वो लो क्लाउड्स माने जाते हैं। यहाँ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्लाउड्स हैं जिसको क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कहते हैं, जो क्लाउड विद वर्टिकल एक्सटेंशन वाले होते हैं, जो तूफान या चक्रवात के आने की सूचना देते हैं। जब भी कभी आप तूफान देखें, गर्मियों में आंधी आती वाली होती है, तो जो सबसे ऊंचे बादल आपको दिखाई देते हैं वो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होते हैं। जिन के आगे निम्बस वर्ड लगा होता है बच्चों, वो सारे के सारे रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं। सभी बादलों से वर्षा नहीं होती, लेकिन कुछ बादलों से अवश्य वर्षा होती है, तो जिनको निम्बो वर्ड से डिनोट करते हैं क्लाइमेटोलॉजिकली। अब देखिए, वर्षण के यदि हम रूपों की बात करें, कंडेंसेशन हो गया, हमारे हवा में जो आर्द्रता है वो विजिबली आ गई, लेकिन अब वो रेनफॉल के रूप में या हेल के रूप में जब गिरती है तो उसे हम वर्षण कहते हैं। वर्षण वर्षा से अलग होता है। वर्षा सिर्फ एक क्रिया है जिसमें जल जो है पानी के रूप में ज़मीन पे गिरता है, जबकि वर्षण एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसमें न केवल वर्षा का होना बल्कि रेनफॉल, हेल, स्लीट, ड्रिजल और स्नोफॉल को शामिल किया जाता है। अब हमारे चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम देखें कि रेनफॉल कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले रेनफॉल 3 प्रकार की होती है: कन्वेक्टिव रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो जो इलाके जहां बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, विषुवतरेखीय क्षेत्रों के आसपास जो बारिश होती है, जब हवा दिन में मिली गर्मी के कारण ऊपर की तरफ उठती है और बारिश करती है, इस तरह की वर्षा को हम कन्वेक्टिव रेनफॉल कहते हैं। ये कन्वेक्टिव रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन में होती है
और इन क्षेत्रों में जब दिन में गर्मी पड़ती है तो रोज़ शाम को बारिश होती है। इस तरह की बारिश काफ़ी बिजली चमकने के साथ होती है और टॉरेंशियल रेनफॉल होती है, काफ़ी अधिक वर्षा होती है। तो इस तरह अत्यधिक गर्मी के कारण जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है, जब हमारे जो विंड है उसकी डायरेक्शन वर्टिकली हो जाती है और काफ़ी अधिक वर्षा होती है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि दिन में जब हॉट सरफेस होती है तो मॉइस्ट एयर वर्टिकली ऊपर मूव करती है, कन्वेक्टिव करंट्स ओरिजिनेट होती हैं और इनके कारण काफ़ी रेनफॉल होती है। दूसरी तरह की रेनफॉल होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसमें पर्वतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके आप सभी जानते हैं कि जो माउंटेन्स होती हैं वो क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनके एक तरफ जिस ओर से हवा आ रही होती है उसको विंडवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, पवना मुखी ढाल कहते हैं, और दूसरी तरफ को पवना विमुखी ढाल कहते हैं, लीवर्ड साइड कहते हैं। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है पवना मुखी ढाल की तरफ ही होती है, पवना विमुखी ढाल यानी लीवर्ड साइड कोई रेनफॉल नहीं होती है। आप डायग्राम में समझ सकते हैं विंडवर्ड साइड में प्रिवेलिंग विंड्स आ रही हैं जो रेनफॉल कॉज कर रही हैं, और वहीं लीवर्ड साइड क्योंकि वो एडियाबेटिकली वार्म हो जाती हैं, लीवर्ड साइड कोई रेनफॉल नहीं होती, तो वहाँ रेन शेडो एरिया का निर्माण होता है। तीसरी तरह की रेनफॉल होती है जिसको हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। जब दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वायु राशियाँ मिलती हैं तो जिसके कारण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। मूल रूप से जो टेम्परेट रीजन हैं वहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन, और ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण जो रेनफॉल होती है वो हम साइक्लोनिक रेनफॉल में क्लासीफाई करते हैं। हमारे यहाँ यदि हम वैश्विक स्तर पे देखें तो जो मध्य अक्षांश है वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक वर्षा करते हैं, वहीं पर जो इक्वेटोरियल बेल्ट है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक वर्षा करते हैं। साधारण तौर पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो हैं वो अधिक वर्षा करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के अपेक्षा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह दो साइक्लोन दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की एयर मासेस फ्रंट का निर्माण करती हैं, और ये फ्रंट जो हैं यही साइक्लोन में ओरिजिनेट होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। फ्रंट एंड एयर मासेस का कंसेप्ट जो है हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो आप फिलहाल यहाँ ये माने कि दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की एक आप कहें कि हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी वाली और दूसरी तरफ लो टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी वाली एयर जो है मिक्स नहीं होती, ये फ्रंट का निर्माण करती हैं जिसके कारण रेनफॉल होती है। तो ये वर्षा का वितरण है। आप देख सकते हैं कि जो नीला कलर है वो बहुत रेनफॉल को दिखाता है, जैसे जैसे कलर रेड होता जाता है वैसे वैसे रेनफॉल की अमाउंट कम होती जाती है। तो मूल रूप से विषुवतरेखीय क्षेत्रों पर जहाँ रोज़ बारिश होती है बहुत अधिक वार्षिक वर्षा मिलती है, और जैसे जैसे हम महासागरों से दूर आंतरिक भागों में जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो इस तरह बच्चों इस चैप्टर में हमने ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस देखा। हमने देखा कि जो कंडेंसेशन है उसके कौन से फॉर्म हैं, हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन के कौन से फॉर्म हैं। अब आपके सामने कुछ प्रश्न दिए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं हमने पीछे चैप्टर में डिस्कस किए हैं, क्लास लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आप क्लास लेक्चर को ध्यान से देखें और कोशिश करें कि इन प्रश्नों का न केवल सटीक आंसर दिया जाए बल्कि इनके जो डायग्राम्स रिक्वायर्ड हैं वो भी आप सीखें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न कोई सुझाव हैं तो आप इस ईमेल आईडी या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे से जुड़ सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं उनका मुझे उत्तर देने में बहुत ही खुशी होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।